बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। डोंगरी से दुबई 6 दहाइयों पर मुहित मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया पर लिखी जाने वाली पहली चश्मकुशा किताब है। किताब के मुसन्निफ एस हुसैन जैदी मुंबई के मारूफ सहाफ़ी हैं जो तवील अरसे तक क्राइम रिपोर्टर भी रहे और इस वक्त भी दहशतगर्दी, जराइम और तफ्तीशी रिपोर्टिंग के हवाले से भी एक नुमाया मुकाम रखते हैं। डोंगरी से दुबई किताब में उन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड के क़याम और इनके अहम किरदारों हाजी मस्तान, करीम लाला, बड़ा राजन, छोटा राजन, अबू सालम और बहुत से अंडरवर्ल्ड के शूटर्स के बारे में तफसील से बताया है। किताब का मरकज़ी किरदार दाऊद इब्राहिम है। इस किताब में अंडरवर्ल्ड के ऐसे सनसनीखेज़ वाक़यात हैं जिनको सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। लिहाजा किस्तवार ये तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। आज किस्त नंबर 1 पेशे खिदमत है। डोंगरी मुंबई भारत में मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका है। डोंगरी एक पहाड़ी थी जिसके इर्द गिर्द मैदानी इलाका था। वक्त के साथ साथ डोंगरी का इलाका आबादी और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से तरक्की करता चला गया। 50 की दहाई से ही मुंबई शहर मुआशी सरगर्मियों की वजह से लोगों को अपनी जानिब खींचता रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले नौजवान इस शहर में तालीम की जानिब राग़ब हुए या पैसा कमाने के मुख्तसर रास्ते ढूंढते रहे। इनमें जेब काटना और चाकू दिखाकर राहगीरों को लूट लेना इनकी ज़िंदगी गुजारने का आसान तरीका था। के कदीम रिकॉर्ड के मुताबिक इलाहाबाद से आने वाला नन्हे खान लोगों को चाकू से हरासा करने वाला पहला शख्स था। जल्द ही इलाहाबाद के चंद दीगर लोगों ने नन्हे खान के साथ हाथ मिला लिया। इस तरह इलाहाबादी गैंग वजूद में आ गया। वहाब पहलवान और चिंका दादा नन्हे खान के नायब थे। फिर इब्राहिम दादा एक गैंगस्टर के रूप में सामने आया। इब्राहिम दादा वो पहला गैंगस्टर था जिसने मैट्रिक किया था और वो इंग्लिश भी बोल सकता था। इसके कपड़े भी कदरे साफ़ सुथरे और ढंग से पहने हुए होते थे। इलाहाबाद गैंग के चिंका दादा ने उस वक्त इस पेशे में टेक्नोलॉजी को भी मुतारफ़ करवाया। वो चाकू छुरियों का दौर था। चिंका दादा ने 2 रिवाल्वर अपनी कमर के साथ बांधने शुरू किए। इलाहाबाद गैंग की नींदें 3 ईसाई भाइयों बड़ा जोनी, छोटा जोनी और चिकना जोनी ने उड़ा रखी थीं। ये दोनों गैंग जल्द ही एक दूसरे के खिलाफ मुतहारिफ हरीफों के तौर पर सामने आए। बाद अज़ां जोनी गैंग ने इब्राहिम दादा के साथ रवाबित कायम कर लिए। दूसरी जानिब इलाहाबादी गैंग स्ट्रीट क्राइम की सतह से तरक्की करते हुए मंशियात की सप्लाई जैसे बड़े बड़े काम करने लगा। इस इलाके में मुख्तलिफ जराइम पेशा गिरोह जिनमें कानपुरी, जौनपुरी और रामपुरी गिरोह थे, ये सब जराइम में मसरूफ़ थे। कि दुनिया में ये कहानी बहुत मशहूर है कि एक मरतबा इब्राहिम दादा अपने एक दोस्त से मिलने अमरीकी सफारत खाने में गया तो रिसेप्शन पर मौजूद क्रिश्चियन लड़की मारिया इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। ये बात जोनी दादा को एक नज़र न भाई। जोनी दादा ने इब्राहिम दादा को रास्ते में रोककर कहा कि तुम एक ईसाई लड़की को लेकर क्यों घूमते हो, लेकिन इब्राहिम दादा पर इस बात का कोई असर ना हुआ। इस पर जोनी दादा ने मारिया को धमकाया और बाद में इसे मजहब का वास्ता भी दिया, लेकिन कोई भी तरकीब कारगर साबित ना हुई और बिला आखिर मारिया ने इब्राहिम दादा से शादी करके इस्लाम कबूल कर लिया। मजहब की बुनियाद पर जोनी दादा और इब्राहिम दादा की दुश्मनी ने जोनी गैंग के मुसलमान लड़कों को मुतनफ़र कर दिया और उन्होंने जोनी गैंग को छोड़कर इब्राहिम दादा के गिरोह में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी। जोनी दादा ने एक दिन मौका पाकर अपने साथियों समेत इब्राहिम दादा पर लाठियों और चाकू से हमला कर दिया। इब्राहिम दादा ने बहुत मार खाई लेकिन बाद में उन्हें मार भगाया। बाद अज़ां इब्राहिम दादा ने जोनी को सबक देने की ठान ली। एक दिन इब्राहिम दादा ने जोनी को रोककर दो बदू लड़ने का चैलेंज दिया। इसने ना सिर्फ जोनी को बड़ी बेदर्दी से मारा बल्कि इसकी बहुत बेइज्जती भी की, हत्ता कि जोनी करीबुल मर्ग हो गया। इसका असर ये हुआ
کہ जॉनी इस दिन से मंजरे आम से गायब हो गया। इसके दोनों भाइयों का भी कुछ ऐसा ही अंजाम हुआ। छोटा जॉनी शाम को दुकानदारों की कमाई पर हाथ साफ किया करता था। एक दिन तमाम दुकानदारों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि जॉनी को सबक सिखाना चाहिए, चाहे इसकी जान ही चली जाए। उन्होंने लाठियों के सिरों पर कीलें लगाईं। छोटा जॉनी इस एतमाद के साथ दुकानदारों से भत्ता वसूल करने आया करता था कि हथियार के बगैर ही इस इलाके में चला जाता। इस मर्तबा जब वो गया तो तमाम दुकानदारों ने इसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इसे जान से ही मार डाला। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि लोग मरने के बाद भी इसे मारते रहे, जबकि तीसरा भाई चिकना जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया और हमेशा हमेशा के लिए पानी की नज़र हो गया। यूं इस गैंग के तमाम लड़के दीगर गैंगों में शामिल हो गए। इब्राहिम दादा कत्ल के केस में जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद के लिए बंद कर दिया गया और इस दौरान इसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। दूसरी जानिब नन्हे खान का गैंग तादाद, पैसे और असर और रसूख के लिहाज से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। कमाथुपुरा रंग रलियों और गैंगस्टरों का मरकज़ बन चुका था। एक गैंगस्टर यहाँ एक कश्मीरी क्लब चला रहा था। हबीब कश्मीरी इस कश्मीरी गैंग का सरगना था। कमाथुपुरा के इस गैंग के दीगर गैंगस्टरों में अहमद कश्मीरी, अयूब लाला और फिरोज़ लाला शामिल थे। अयूब पुलिस का मुखबर निकला और इसने गैंग को खतरे में डाल दिया। बादशाह अहमद ने अयूब की महबूबा को अगवा कर लिया और इसकी पादाश में अयूब ने अहमद को कत्ल कर डाला। जब इन मुख्तलिफ गैंग्स के दरमियान कशमकश जारी थी, ठीक इसी दौरान मुंबई में एक 8 साला अनपढ़ और देहाती लड़के ने कदम रखा, जो अपने मजदूर बाप के हमरा रोज़गार की तलाश में इस शहर में आया था। किसी को नहीं मालूम था कि ये लड़का आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड की बुनियाद रखेगा और दुनिया इसे हाजी मस्तान के नाम से जानेगी। मस्तान हैदर मिर्ज़ा अलमारूफ हाजी मस्तान 1 मार्च सन 1926 को तमिलनाडु के एक गांव में पैदा हुआ। सन 1934 में मस्तान मिर्ज़ा का बाप हैदर मिर्ज़ा अपने बेटे को लेकर मुंबई आ गया। सारा दिन मेहनत करके बाप बेटा 5 रुपये रोज़ाना कमा सकते थे। क्राफोर्ड मार्केट से गुजरकर मस्तान मिर्ज़ा रोज़ाना घर जाया करता था। हर रोज़ वहां से गुजरते मस्तान हैदर मिर्ज़ा चमकती धमकती गाड़ियों और आलीशान बंगलों को देखकर ये सोचता कि क्या कभी वो इस काबिल हो पाएगा कि ऐसे बंगलों में रहे और ऐसी गाड़ियों में सफ़र करे। ये तमाम नज़ारे उसे उकसाते रहते और वो हर वक्त इसी सोच में गुम रहता कि किस तरह बड़ा अमीर और ताकतवर बन जाए। लेकिन गैर तालीम याफ्ता, गैर हुनरमंद और कंधों पर ख़ानदान का बोझ उठाने की वजह से वो महज इन सड़कों को नाप सकता था। जब मस्तान मिर्ज़ा की उम्र 18 बरस हुई तो वो साइकिलों की मरम्मत का काम किया करता था, लेकिन फिर इसने साइकिल मरम्मत करने का काम छोड़कर कुछ बेहतर काम करने की ठान ली। मस्तान का बाप एक मजहबी इंसान था जो हमेशा इसे मेहनत और दयानत का दर्स देता था। इसके बाप ने इसे बंदरगाह पर मजदूरों के साथ काम करने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन इसे नसीहत भी की कि इसने बड़ी ईमानदारी के साथ इसकी परवरिश की है। वो हर जगह इस पर नज़र रखने के लिए मौजूद नहीं हो सकता, लिहाजा ये खुद इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो खुद को बेईमानी, लड़ाई झगड़े और चोरी से महफूज रखे और तरक्की की खातिर इन बुराइयों को कभी ना अपनाए। सन 1944 में मस्तान ने मुंबई की बंदरगाह पर मौजूद एक डॉक्स में बतौर कुली मजदूरी शुरू की। वो दुबई, हांगकांग और दीगर शहरों से आने वाले सामान को उतारने पर मामूर था। गो के इस वक्त मुंबई की बंदरगाह खासी बड़ी ना थी, लेकिन शहर के साथ साथ इसका हुजम भी बढ़ रहा था। सन 1947 में तकसीमे हिंद तक मस्तान को डॉक्स पर बतौर कुली काम करते 3 साल गुजर चुके थे। मस्तान इस बात को खूब समझ चुका था कि अंग्रेज़ आने वाले सामान पर दरामदरी ड्यूटी वसूल किया करते थे। इसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर किसी तरह इस ड्यूटी से सामान को बचा लिया जाए तो अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है।
इन दिनों फिलिप्स के ट्रांजिस्टर और दरामदरी घड़ियां बड़ी मशहूर थीं। मस्तान ने सोचा कि अगर ये सामान कस्टम से ना गुजरे तो ड्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस तरह सामान को मालकान तक पहुंचाकर वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। इसके नज़दीक ऐसा करने में कोई बेईमानी का अंसर शामिल नहीं था। इसने ख्याल किया कि कस्टम ड्यूटी अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ एक विरसा है और इसकी पैरवी ना करने में कोई गलत बात नहीं। मस्तान ने अंदाज़ा लगाया कि माल को कस्टम ड्यूटी से बचाकर वो अपनी आमदन में 15 रुपये माहवार, इस ज़माने में 15 रुपये बड़ी रकम हुआ करती थी, तक इजाफा कर सकता था। अभी वो इस मंसूबे पर गौर ही कर रहा था कि इसकी मुलाकात एक अरब नुसरात शेख मोहम्मदुल गालिब से हुई। गालिब को भी ऐसे ही किसी फुर्तीले नौजवान की ज़रूरत थी जो कि माल को कस्टम से बचाने में इसकी मदद कर सके। इस वक्त तक स्मगलिंग के कारोबार पर लोगों की नज़र ना गई थी। वो नहीं जानते थे कि कस्टम ड्यूटी की मद में कितनी बड़ी रकूम बचाई जा सकती हैं। इस वक्त स्मगलिंग करने वाले भी माल को सिर्फ इतना ही मिकदार में लाया करते थे कि कोई ख़तरा लाहक ना हो, यानी 6-7 घड़ियाँ, सोने के 2-3 बिस्किट या 4-5 ट्रांजिस्टर वगैरह। गालिब ने मस्तान को बताया कि वो बआसानी सोने के चंद बिस्किट, अपनी पगड़ी, चंद घड़ियां, अपने अंडरवेयर और पगड़ी में कई ट्रांजिस्टर छुपा सकता था। क्योंकि वो वहां पर कुली था इसलिए किसी को शक भी ना होता। मस्तान ने इससे पूछा कि इसके बदले में इसे क्या मिलेगा। गालिब इससे बहुत अच्छे सिले का वादा कर लिया, लिहाजा दोनों ने एक साथ काम करने की ठान ली। चंद माह के अंदर ही मस्तान की माहाना आमदन 15 रुपये से बढ़कर 50 रुपये माहवार तक जा पहुंची। इसे इस काम का बहुत मज़ा आने लगा और जल्द ही वो एक अरब का बेटा मशहूर हो गया। अब वो वहाँ एक ऐसा कुली बन गया जिसका काम नज़र रखना था। एक बाअसर अरब शख्स से इसके ताल्लुकात ने इसे इलाके के गुंडों की तवज्जो का मरकज़ बना दिया। इन्हीं गुंडों में से एक शेर खान पठान भी था। शेर खान पठान इन दिनों इसी बंदरगाह पर आया जाया करता था। इन दिनों मुंबई बंदरगाह पर कोई मजदूर यूनियन ना थी। शेर खान अपने चंद साथियों के हमरा डॉक्स पर कुलियों से भत्ता वसूल किया करता था और भत्ता ना देने वालों की पिटाई की जाती थी। मस्तान कई दिन तक ये तमाशा देखता रहा। इसके जहन में ये अक्सर ख्याल आता था कि एक ऐसा शख्स जो कि ना तो कुली था और ना कोई सरकारी एहलकार, इन सब कुलियों से क्यों रकम वसूल करता था। बिला आखिर इसने शेर खान से निपटने की ठान ली। इससे आगे क्या हुआ किस्त नंबर 2 में देखिए।